सो है गाइस, स्वागत है आपका जीएस वर्ल्ड इंडिया में। जो हम यूरोपीय कंपनियों की बात कर रहे थे उसमें फ्रांसीसी, डच और डेनिश, उसी क्रम में जो फ्रांसीसी, डच और डेनिश कंपनियां आई उसके बारे में बात करेंगे। तीनों कंपनियों के बारे में, उनका कैसा इतिहास रहा भारत में, क्या कुछ किया उनने, जानेंगे इस वीडियो में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो हुई 1964 1664 में, लेकिन जब ये फ्रांस से आई तब वहाँ का राजा था लुई 14वां। और फ्रांस में क्या कुछ चल रहा था, एक्चुअली फ्रांस में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी और फ्रांस कॉम्पिटिट कर रहा था ब्रिटेन के साथ में। उसी वजह से वो भारत भी आया। 1600 में लगभग ब्रिटेन इस्टेब्लिशमेंट शुरू हुई भारत में, और उसी के 50-60 साल बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी आगे बढ़ दी। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आने के पीछे सबसे बड़ा कौन था? कोलबर्ट। कोलबर्ट एक वहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट था, साथ में वहाँ का वित्त मंत्री भी था, जिसने पूरा खाका बनाया कि कैसे क्या जाएगा, क्या कहाँ। वो मतलब पहले से सब सेटअप जमा चुका था। उनकी जो दक्षिण भारतीय राज्य थे उनमें उनकी बातचीत पहले से चल रही थी। ठीक है, तो ये है। इसके बाद में इनकी कंपनी का नाम था द इंडो ओरिएंटल। ठीक है, ये नाम इम्पोर्टेंट है, द इंडो ओरिएंटल। और ये एक सरकारी उपक्रम के रूप में काम करता है, जैसे पुर्तगालियों का था। और आगे चल के पता चलेगा कि क्या कारण था कि ये भी आखिर तक चले गए और फिर सिमट के रह गए पंडिचेरी। आपको तो जानते हैं कि पंडिचेरी वाले क्षेत्र में तो ये लास्ट तक रहे, 1960 तक रहे। इसके बाद में 1668 में सूरत में स्थापित हुई। 1669 में मसूलीपट्टनम में फ्रेंच कंपनी बनी और 1673 में पंडिचेरी बनी, जहां इनका मुख्यालय रहा लास्ट तक। तो इनका मुख्यालय फोर्ट लुई में था और अंत तक वहीं रहा। इनकी असफलता के कारण क्या थे? इनकी सफलता के कारण था कि फ्रेंच कंपनी सरकारी कंपनी थी, वहाँ की गवर्नमेंट इसको डायरेक्ट लीड कर रही थी। तो वही है जो आप समझते हैं ना, सरकारी में जो मैटर होता है अपने इंडिया में भी होता है। एक सरकारी चीज़ को देख लो, सरकारी यूनिट जैसे पीएसयू रहती हैं, और एक प्राइवेट कंपनी की यूनिट देख लो, तो उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क। उनके प्रशासन में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके वर्कफोर्स में डिफरेंट रहेगा मेजर। ठीक है, तो वही था इनके साथ भी। तो कर्मचारी इनके बहुत ही ज़्यादा वो थे, मतलब योग्य नहीं थे, जिससे 1720 आते आते फ्रांसीसी कंपनी बहुत ज़्यादा भारत में कमज़ोर हो चुकी आ रही है। इनके 3 कर्नाटक युद्ध भी हुए फ्रांसीसियों के ब्रिटेन के साथ में, वो एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो इसके बाद में पहला तो था उनकी सरकारी होना, दूसरी थी कर्नाटक। 3 कर्नाटक युद्ध हुए जो कि यूरोप में उनकी काफ़ी पृष्ठभूमि रही है, तो उससे रिलेटेड थे। मैंने बताया ना कि फ्रांस और ब्रिटेन की बहुत तगड़ी वहाँ चल रहा था, 36 का आंकड़ा वहाँ उनका चल रहा था। ऑस्ट्रिया को लेके, कभी जर्मनी को लेके, कभी नदन पार्ट जो था जर्मनी का, उसको क्या बोलते थे, जो वो बे ऑफ जो भी है उसके पास था। ठीक है, और लास्ट में क्या थी, नेपोलियन का वहाँ अंत और लोकतंत्र की मांग। नेपोलियन का अंत होने हो रहा था, लगभग ख़त्म हो गया था, और लोकतंत्र की मांग काफ़ी तेज पकड़, जिससे फ्रांसीसी सेना कमज़ोर हो गई, क्योंकि सेना आंतरिक मामलों में ज़्यादा इन्वॉल्व थी, ना कि इंटरनेशनल मामलों। क्योंकि वहाँ तो वो वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है। वहाँ हुआ ये था कि नेपोलियन को हटा दिया था पद से, और लोकतंत्र बहाली करने के लिए उसको जेल में डाल दिया था। तो जनता, कुछ 50% से ज़्यादा लोग चाहते थे कि नेपोलियन रहे, क्योंकि नेपोलियन का नाम जो था ना, वो यूरोप में उस टाइम में
सबसे टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट लीडर के रूप में था और टॉप पावरफुल लीडर भी रहा। ठीक है, तो ये इनके मेन कारण थे। ब्रिटेन से इनके लफड़ा होना, वो कर्नाटक युद्ध, उनकी कंपनी का सरकारी होना, और लास्ट में ये राजनीतिक संकट नेपोलियन वाला। ये 4 मेन फैक्ट हैं। इसके बाद आती है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच क्रम में तो भारत में पुर्तगालियों के बाद आए, लेकिन 1595 में इनकी कंपनी की स्थापना हुई। 1595 में नहीं, सॉरी, 1602 में इंग्लैंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद हुई, लेकिन ये 1595 में आ गए थे भारत। लेकिन इनकी इस कंपनी की स्थापना एस्टेब्लिशमेंट हुई 1602 में। इनकी कंपनी का नाम था बैरी दिन निगाहो कोस्ट इंडिगो। डच मूलतः ये डच जो आज का वर्तमान का नीदरलैंड वाला एरिया है वहाँ के रहने वाले थे, और प्रारंभ में सिर्फ मसालों का व्यापार करते थे भारत से। ओके, तो ये क्वेश्चन सेपरेट आ सकता है कि डचों का व्यापार किससे संबंधित था। तो डचों का व्यापार था मसालों से संबंधित भारत में, और ये इंडोनेशिया से भी मसालों का व्यापार करते थे। लेकिन बाद में वो सिर्फ कपड़ों का व्यापार करने लगे, सूती वस्त्रों का। ठीक है, तो उन्होंने 1605 में अपनी फैक्ट्री बनाई मसूलीपट्टनम में, और 1610 में पुलिकट में, वहीं इनका मुख्यालय रहा। ठीक है, और इनने एक पोंगोड़ा नाम के सिक्का भी चलाया था पुलिकट में। ये भी याद रखना कि किसने चलाया था, डचों ने चलाया था। बंगाल में इन्होंने 1627 में पिपली है जो हुबली नदी के किनारे हैं, वहाँ पे अपनी फैक्ट्री बनाई। चिंसुनारा में बनाई। चिंसुनारा जाना जाता है जूट के लिए, आपको पता होगा, वो आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो आपको आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। और जिस कंपनी का नाम था बंगाल में, इसको गुस्ताव फोर्ड बनाया था। जैसा अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम बनाया था, वैसे इनने गुस्ताव फोर्ड बनाया था। और औरंगजेब से इनने व्यापारिक अधिकार हासिल किए 1690 में, और इन्होंने फिर बाद में अपना मुख्यालय बगला नागपट्टनम जो मसूलीपट्टनम के सदर्न पार्ट में है। डचों का विस्तार ज़्यादा नहीं हो पाया भारत में, और 1759 में इनका युद्ध हुआ बेदरा में। बेदरा युद्ध, 3 कर्नाटक युद्ध उसी साथ में करेंगे। तो ये 1759 में इनका बेदरा में युद्ध हुआ, उन्होंने अंग्रेजों ने पूर्णतः ख़त्म कर दिया। इसके बाद आते डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश कहाँ के थे? डेनिश जो वर्तमान का डेनमार्क है वहाँ के निवासी थे, और ये 1616 में भारत में पहली बार आए, और तंजावुर में, तंजौर जो भी नाम है इसका, उन्होंने अपनी फैक्ट्री की स्थापना की। 1620 में श्रीरामपुर बंगाल में, 1676 में एक कंपनी ने 1620 में बंगाल में, श्रीरामपुर में 1676 में, और 1745 में डेनिश कंपनी ने अपनी फैक्ट्री अंग्रेजों को बेच के और वापस कहाँ चले गए ये डेनिश? ये चले गए थे अफ्रीका। और इसके बाद आए स्वीडिश। स्वीडिश भारत में सबसे लास्ट में आए 1731 में। इनका व्यापारिक संबंध बहुत लिमिटेड था, सिर्फ चाइना के साथ ही व्यापार करते रहे। चाइना के साथ ही बहुत बहुत लास्ट तक, कुछ कुछ शहरों में तो इनका मतलब रहा लोकल गवर्नमेंट 1935-40 तक रहा। फिर जब जापान ने अटैक किया, वो वर्ल्ड वार का पार्ट है, उसमें चला गया था। तो ये स्वीडिश सिर्फ चीन से संबंधित है, भारत से इनका बहुत लिमिटेड रहा। बस इतना है कि 1731 में ये भारत आए थे, जानने मात्र के लिए बात है। ठीक है, तो ये हो गई यूरोपियन कंपनियां। अब अंग्रेज़ों के लिए बात करते हैं, वो बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो पसंद आए, कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।